नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं। 10 मार्च को जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए थे कि अब जंग 2024 की होगी, 2024 लोकसभा की होगी। यानी जीत के महज कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ने 2024 के लिए प्लान कर लिया और उसके अगले दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे। वो भव्य तस्वीर हमने आपको दिखाई रोड शो की, जहां इसी साल दिसंबर में चुनाव होने हैं गुजरात में। अब यूपी में मंत्रिमंडल तय करने में भी 2024 का पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तभी तो इस बार यूपी में 3 उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। तो कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देकर नया संदेश देने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी 5 राज्यों में हुई करारी हार पर लगातार मंथन कर रही है, चिंतन हो रहा है। तो विपक्ष की यही कमजोरी बीजेपी की जीत की वजह भी है या कुछ और है इसके पीछे? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे योगी मंत्रिमंडल का स्वरूप 2024 को ध्यान में रखकर कैसे बनाया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पीएम मोदी की 2024 वाली हुंकार जरा सुन लीजिए। ...2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का वो बयान आपने सुना। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया है। 4 राज्यों में भारी जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जब पीएम वहां पर पहुंचे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया है। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। कुमार गौरव, ये बैठक बहुत अहम रहेगी 4 राज्यों में जीत के बाद। देखिए बिल्कुल, आज की ये जो बैठक है 4 राज्यों की जीत के बाद और पार्लियामेंट का सेशन भी कल से शुरू हुआ है, बजट सेशन का दूसरा पार्ट। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण है और अभी जब इसकी शुरुआत हुई तो 4 राज्यों में जो जीत मिली है उसको लेकर प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और उसके बाद फूल माला से जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। आप देखिए मुख्य तौर पर नजरें ये है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्योंकि स्वागत कार्यक्रम तक मीडिया अंदर अलाउ, उसके बाद मीडिया को बाहर किया गया है। तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होगा उसके बाद हम दर्शकों को जानकारी दे पाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में क्या कहा है। लेकिन देखिए जो लगातार प्रधानमंत्री बात करते हैं कि जैसे कि अभी आने वाले वक्त में भी 2 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद फिर 2024 में सबसे बड़ा यानी लोकसभा का चुनाव है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने जिस दिन जीता, जिस दिन बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उसी दिन प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि अब हमें 2024 की तैयारी में लगना है। तो साफ है आज जो प्रधानमंत्री मंत्र देंगे सांसदों को, वो आगे कैसे लड़ाई लड़ना है, कैसे जनता तक पहुंचना है, ताकि उनके जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभार्थी है, क्योंकि लाभार्थी इस बार एक बहुत बड़ा वोट बैंक के तौर पर उत्तर प्रदेश में जो राशन की योजना थी बहुत बड़े वोट बैंक के तौर पे कन्वर्ट हुआ है। जाति पाति के अलावा एक लाभार्थी भी अब एक वोट बैंक बीजेपी को नजर आ रहा है और उसका लाभ हुआ है चुनाव में। तो आखिर उस लाभार्थी वर्ग को और कैसे लाभ पहुंचाया जाए और कैसे उनको बांध कर रखा जाए बीजेपी के साथ, ताकि उनको लगे कि उनका कनेक्शन नरेंद्र मोदी की सरकार और आम जनता के बीच है। तो अभी जो पूरा का पूरा भाषण होगा प्रधानमंत्री का, वो कहीं ना कहीं चुनावी तौर पे आगे का रास्ता सांसदों को बताने के लिए होगा कि आखिर आगे चुनाव की तैयारी अभी 2 साल का वक्त है कैसे करनी है। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि 10 तारीख को जब चुनावी रिजल्ट आया और 11 तारीख को प्रधानमंत्री गुजरात में एक बड़ा ग्रैंड रोड शो कर रहे थे, यानी उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों की जीत का जश्न एक तरह से गुजरात में मना। तो इससे आप समझ सकते हैं डेडिकेशन बीजेपी का और प्रधानमंत्री का भी चुनाव को लेकर किस तरह से वो काफी लंबे वक्त से ये लोग एक्टिव रहते हैं और उसी का परिणाम गुजरात था कि गुजरात में
अभी 7-8 महीना बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन वहां अभी से कार्यक्रम शुरू हो गया बीजेपी के नेताओं का। तो अभी की जो बैठक है मुख्य तौर पर उसमें सांसदों को मूल मंत्र देंगे कि आम जनता से कनेक्शन को कैसे बना के रखना है, ताकि ये जो लाभार्थी वर्ग है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की तरफ की तर्ज पे ही पूरे देश में। ठीक है कुमार गौरव, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, इस पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ अब चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे और भी सहयोगी मौजूद हैं। राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास आपको लिए चलेंगे, और साथ ही मेरे एक और सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी साहब को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सत्येंद्र यादव भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं हमेशा की तरह। सबसे पहले राजीव, सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की, विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस राज्य ने जो चुनावी परिणाम आए बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान कर दी है? योगी की और मोदी की जोड़ी हिट वहां पर की है उत्तर प्रदेश की जनता ने, और उसी तरीके से अब बीजेपी ने 2024 के लिए एक्शन प्लान भी अपना बनाना शुरू कर दिया है, और उसकी झलक मंत्रिमंडल में नजर आएगी। राजीव, देखिए विपनेश, 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी को चुनने का चुनाव था। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी को चुनने का चुनाव होगा। और जहां तक मैं समझ पाता हूं और जहां तक मैंने जमीन पर देखा है, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर दूसरे नेता को आम लोग तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक अभी तक सोच नहीं रहे हैं। जब हम आप से 2022 में बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं या मोटे तौर पर हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं। इस समय 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कोई 100 किलोमीटर तक भी अगर कहा जाए तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तो योगी के खिलाफ अखिलेश यादव एक चेहरा थे, उस चुनाव में फिलहाल 2024 के लिए कोई चेहरा भारत में दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव लड़ेगा कोई तो कैसे लड़ेगा, क्या रणनीति होगी, आने वाले 24 महीनों में यह पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बड़ा कद अगर आम लोगों की, आप गांव में जाइए, हर आदमी आपको मोदी का नाम लेते सुनाई देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जब चुनाव होगा तो मुझे लगता नहीं है कि इसको 22-24 में बांट करके देखना चाहिए। 22 की जीत भी अगर सबसे ज्यादा किसी एक आदमी के नाम पर हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। अब ये तो बात हो गया जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम। दूसरी बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, ये थकने हारने बैठने वाली पार्टी नहीं है। ये जीत का जश्न इनका हो गया, अब ये दूसरे काम पे लग गए। आपने देखा नतीजों के अगले दिन प्रधानमंत्री रोड शो गुजरात, उनको गुजरात दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कुछ महीने पहले गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लेकर के सारे घर को बदल डाला, सारे मंत्री वहां पर हटा दिए। तो कुछ फीडबैक गुजरात के बारे में ठीक बीजेपी आला कमान को नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जीत का जश्न मनाते ही अगले दिन ही गुजरात का काम शुरू कर दिया। तो हम आप ये जब बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचंड जीत मिली है, लेकिन यकीन मानिए अंदर खाने जब बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठकर बातें करते होंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि वो ये जरूर इस बात पर मंथन करते होंगे कि हमारी 50 सीटें कैसे कम हो गई। कैसे 2014 में हम पहली बार लड़े तो उत्तर प्रदेश में हमें 75 लोकसभा सीटें मिली। 2019 में जब हम लड़े तो हमारी 10 सीटें कम हो गई, 65 हो गई। 2017 में जब लड़े तो हमारी सीटें 300 के पार थी, और 2019 में लड़े तो हमारी सीटें 255 पे रुक गईं। तो 50 सीटों का नुकसान हुआ, उसकी वजह क्या है, इस पर मंथन वो करते होंगे। जीत का जश्न तो हो गया, अब वहां तो जो होना है वो होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है विपनेश, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में मैं कहूं कि सबसे बड़ा जो गेन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है वो बीएसपी के आधा वोट जो शिफ्ट हुए हैं बीजेपी की तरफ। तो अमित शाह जो कहते हैं 50% मत हम पाएंगे और अगले 50 साल तक हम नहीं हारेंगे, तो यकीन मानिए अगर इसी तरह दलित वोटों का झुकाव बीजेपी की तरफ आने वाले चुनाव में भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फिर उत्तर प्रदेश में कोई 50 सालों तक बीजेपी से लड़ पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के आज के रणनीतिकार अब उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को लामबंदी के लिए और तेजी से कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखिए
कितनी मार्जिनलाइज हुई है बीएसपी वहां पर। मैंने पहले भी कहा था कि एक एमएलए वहां जीते हैं वो बीएसपी की नहीं अपनी बदौलत जीते हैं। बीएसपी का वोट प्रतिशत कितना कम हुआ है, जब से 2 दशकों में इतना कम कभी नहीं हुआ है। और जानकार ये मानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं और जमीन पर भी ये दिखाई दे रहा था कि जो सरकारी योजनाएं हैं, उनके जो दलित लाभार्थी हैं, उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी, उनका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी में पुख्ता हुआ है। उन्हें यह लगा है कि बहन मायावती के बाद भी, उनकी बहन मायावती के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसमें उनके सरकारी योजनाओं में और कहीं उनके साथ उस तरह की बात नहीं हुई है। तो अगर दलित वोटों का झुकाव इस तरीके से हुआ है और आने वाले दिनों में इसका प्रतिशत और आगे बढ़ा, और मुझे पक्का यकीन है कि बीजेपी इस क्षेत्र में काम करेगी। और मुझे पक्का यकीन है कि होली के बाद जो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो आप देखिएगा कि मेरा एक अंदाजा है, एक गट फीलिंग है कि एक यूपी में डिप्टी सीएम दलित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और दलित मंत्रियों की संख्या को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और अब इस एजेंडे पर 2024 का काम किया जाएगा। फिलहाल के समय में विपनेश, अगर मैं कहूं ईमानदारी से, तो 2024 की लड़ाई बिल्कुल आज की तारीख में एक तरफा दिखाई देती है। राजीव, आपने सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी की जो तस्वीर है उसमें यही नजर आ रहा है जो आपने कहा है। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। मानस, अब आपके पास आ रही हूँ। राजीव को आप ध्यान से सुन रहे थे। राजीव, आपको याद है कि जब परिणाम नहीं आए थे तो हम बात कर रहे थे, और सब जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, तो बहुत मायने रखेंगे उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आएंगे बीजेपी के लिए। और देखिए, वहां पर मोदी और योगी की जोड़ी हिट है। अब 2024 का एक्शन प्लान तैयार कर रही है बीजेपी। मंत्रिमंडल में उसकी झलक देखने को मिलेगी और न्यूज़ 24 लगातार वो नाम गिना भी रहा है कि कौन कौन हो सकता है वहां पर। कल सीएम पहुंचे हैं और देर रात उन्होंने बैठक भी की है। क्या तैयारी कैसी चल रही है, कैसी मंत्रिमंडल को लेकर झलक सामने आ सकती है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी दीजिए मानस। देखिए, कल जो बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई कुछ नामों पे, लेकिन कल दूसरी एक बैठक होनी है जो दिल्ली में होनी है। पहले इस बात की बहुत चर्चा थी कि अमित शाह आज लखनऊ आएंगे और मुलाकात होगी यहाँ पर उनकी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं। लेकिन अब ये बैठक कल दिल्ली में होनी और उसी पर ही अंतिम मोहर लग जाएगी कि कौन कौन से नाम जो है वो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं और जो तीसरा डिप्टी सीएम है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा और वो दलित जाति का होगा, क्योंकि जैसा कि अभी राजीव कह रहे थे कि जो मायावती का वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी इसको खोना नहीं चाहती है। और जो जीत का अंतर कब हुआ है इस पर भी पार्टी मंथन कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसको भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। तो 2024 को ध्यान में रख करके 2022 का मंत्रिमंडल का गठन होगा उत्तर प्रदेश में। और जो नाम मैं जिसका जिक्र कर रहा था उसमें एक नाम बहुत चर्चा में है और वो नाम है बेबी रानी मौर्य का, जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी और इस्तीफा दे करके उत्तर प्रदेश में आई, चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गई। तो एक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को और मिलने वाला है और साथ में 2 और डिप्टी सीएम होंगे। एक नाम केशव प्रसाद मौर्य का चल रहा है, चूँकि वो भी एमएलसी, उनका कार्यकाल बाकी है, पिछले वर्ग के बड़े नेता हैं। दूसरा ब्राह्मणों में एक नाम चल रहा है कि अगर दिनेश शर्मा या फिर ब्रजेश पाठक। तो ये कुछ नाम है जो डिप्टी सीएम की रेस में। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे नाम हैं जिसपे अलग अलग जातियों को, एक तरीके से देखा जाए तो जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय जो संतुलन है उसको भी ध्यान में रख करके जो नाम है उनको शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में। राजेश्वर सिंह का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उनको भी मंत्रिमंडल में लिए जाने की बहुत चर्चा है। दलित जाति के आते हैं असीम अरुण, उनका भी नाम बहुत तेज़ी से चर्चा में है। तो एक तरीके से ये कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश का जब मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसमें जो चेहरे आप सामने देखेंगी तो न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बल्कि पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, रुहेलखंड से, सभी इलाकों से जो बड़े नेता हैं या जो दलित जाति के या सवर्ण जाति के, उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठाकुर है, ब्राह्मणों को भी आप देखेंगे ब्राह्मणों को बहुत अच्छा स्थान मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता रहा इस चुनाव में कि इस सरकार ने ब्राह्मणों का के साथ भेदभाव किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब नतीजे आए तो आपने देखा किस तरीके से ब्राह्मणों ने पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो कुछ नाम जरूर चर्चा में है, लेकिन अभी
कुछ कहना, किसी का नाम लेना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, अंत समय में भी नाम बदले जाते हैं। तो इसलिए कल दिल्ली में जो बैठक होनी है उसमें लगभग तय हो जाएगा। 22 या 25 2 तारीखें हैं जिसकी चर्चा हो रही है, जब उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हो सकता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जिस तरीके का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के वक्त दिया था कि यूपी और योगी बहुत उपयोगी, उत्तर प्रदेश में एक नए नारे ने जन्म लिया है, उसका नाम है मोदी और योगी बहुत है उपयोगी। यानी ये जो नारा है वो मोदी और योगी बहुत है उपयोगी, यानी उत्तर प्रदेश में 2024 की जो चुनाव प्रचार होगा, जो कैंपेन होगा, ये उसकी थीम लाइन होगी। और इसी के सहारे, यानी मोदी और योगी के सहारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की नई रणनीति के साथ उतरेगी पार्टी। और मंत्रिमंडल का सबको इंतजार है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे आते हैं। कुछ नाम जो मुझे जिनके बारे में मुझे जानकारी मिली वो आपको नाम मैंने बताया, बेबी रानी मौर्य, आसिफ अरुण, राजेश्वर सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो जिनको बड़ा पद मिलेगा मंत्रिमंडल में और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है और कल से न्यूज़ 24 इनको फ्लैश भी कर रहा है। और कल की जो दिल्ली में बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। संजय चौधरी साहब, आपके पास आ रही हूं। संजय चौधरी साहब, नो डाउट जो मैंडेट मिला है आपको काबिले तारीफ है, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी राजीव ने बताया कि बीजेपी की लीडरशिप कभी चैन से नहीं बैठती है, बहुत हार्ड वर्क ग्राउंड जीरो पर किया जाता है। एक दिन भी नहीं हुआ पीएम गुजरात पहुंच गए, तमाम बड़े नेता फिर से जुट गए, उत्तर प्रदेश पर भी नजर है, तमाम राज्यों में है। लेकिन जो राजीव ने यह कहा, भले ही आप 2024 का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपकी 50 से 51 सीटें कम भी हुई हैं इस मेहनत के बाद। उत्तर प्रदेश में खूब पसीना बहाया गया, 50 से 51 सीटें कम होना, कहां 300 पार की बात आप कर रहे थे। तो 2024 पर इसका भी असर होगा क्या? इस पर भी मंथन बीजेपी करेगी? नहीं, निश्चित रूप से जो भी चुनाव परिणाम है, जनता का जो जनादेश है वो शिरोधार्य है। लेकिन जब हम इसका आकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीतिक नब्ज को भी देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से इतनी संजीदा है कि कोई भी राजनीतिक दल को वो समर्थन तो देती है, लेकिन उसकी छोटी सी भी गलती पर 5 साल के बाद उसे कान पकड़ के बाहर निकाल देती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता का राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है। तो हमने उस उत्तर प्रदेश में जहां की जनता इतनी संजीदा है, उसकी कसौटी पर उस वक्त हम खड़े उतरे हैं जब हमने 100 साल की सबसे बड़ी बीमारी को झेला है। जब हमारा रेवेन्यू मिनिमम था, हमने जो स्कीम चलाई, जो जनता की सेवा की है, वो मैक्सिमम की है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर जो परिणाम दिया है, उसी का यह परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ आई है। निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए जो भी संभव है हम करेंगे। और एमएलसी का चुनाव होना है, मंत्रिमंडल बने, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बैठकर एमएलसी के जो चुनाव होने वाले हैं, जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है, उसके लिए हमने कमर कस ली है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाला राजनीतिक दल है, जो भी स्थितियां हैं। और रही बात दलित वोटों के लिए जो अभी विश्लेषण हो रहा था, कोई भी वोट, कोई भी वर्ग एकाएक किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता, आप देखिए, दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए किया और समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ रही। मायावती को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात थी तो हमने देखा है कि कैसे मायावती पर स्टेट गेस्ट हाउस में ले जाकर उनकी हत्या का प्रयास। संजय चौधरी साहब, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, बीच में मैं दोबारा आऊंगी। और सत्येंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सत्येंद्र यादव जी, कैसे मुकाबला कीजिएगा? राजीव रंजन, मैं और मेरे तमाम सहयोगी देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जीत के लिए, साथियों को भी ले आए, जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे वो सब किए, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीत दर्ज नहीं कर पाए। और उधर देखिए, बीजेपी अपनी इसी जीत के सारे 2024 का एक्शन प्लान बनाने में जुट गई है, तमाम नेता, प्रधानमंत्री समेत। तो कैसे मुकाबला कीजिएगा? क्या रणनीति रहेगी अब समाजवादी पार्टी के आगे? और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, मैं ये जानती हूं कि आपकी सीट भी बढ़ी है, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, इसमें अखिलेश यादव का हमने बयान भी सुना था, लेकिन फिर भी जीत मायने रखती है। सत्येंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। पहले ऐसा होता था कि किसी भी राज्य या किसी भी देश में जो सरकारें आती थीं वो भ्रष्टाचार करती थी, धन लूटती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में
कि सीधा सीधा जो जनमत है उस जनमत को ही लूट लिया गया। अब तो सरकार धन भी लूटेगी, बड़ी संख्या में गरीब तैयार करेगी, बड़ी संख्या में बेरोजगार तैयार करेगी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश को भारी तादाद में कमजोर करेगी, ताकि लोग आके चने पर, गेहूं पर, राशन पर आके टिक जाएं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को मसीहा के रूप में तैयार किया जाए और वो आके हाथ हिला दें और वहां से भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्यवाद की घोषणा हो जाए। ये सोचने वाली बात है। अगर समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाई तो याद रखना ये इस देश में साम्राज्यवाद की स्थापना हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही थी, ये जनमत की जो लूट हुई है, पूरे देश को सोचना होगा, पूरे विपक्ष को सोचना होगा। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिस तकनीकी से जनमत का हरण कर रही है, इसको सोचना होगा और दबाव बनाकर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने वोट ट्रांसफर किया है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिस तरह से सारे तंत्रों को इन्होंने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है, सीधी सी बात है 2024 के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनमत की लूट का जो डंका बजा रही है पूरे देश में, हम तैयार हो चुके हैं, सड़क पर जाएंगे। लेकिन मोदी और योगी जी ने तो कहा कि मोहर पर, वो विकास पर मोहर लगाई है और आगे भी विकास पर ही मोहर जनता लगाई। ठीक है, आपने कई सवाल उठाए, संजय चौधरी साहब से मैं जवाब लूंगी और राजीव ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रही हूं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेकिंग विद एजेंडा में फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।